नमस्कार। मैं बीके दीक्षित आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस फॉर क्लास 11th। आपने डेली लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या 100 मीटर 200 मीटर की रनिंग कंटिन्यूअस रनिंग करते हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। होता क्या है ब्रीदिंग रेट में, जो बाहर से जो एयर होती है दैट इंटर इनटू आवर बॉडी एंड अंदर से जो एयर होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। बट जो एयर हमारी बॉडी के अंदर इन हो रही है, लंग तक जा रही है, वही उसका डेस्टिनेशन नहीं है। उस लंग से ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड फार्म होते हैं वो अगेन लंग तक लाए जाते हैं ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। अब प्रश्न ये है कि लंग से जो ऑक्सीजन है ब्लड कैपिलरी में कैसे जाता है, ब्लड कैपिलरी के थ्रू होते हुए वो डिफरेंट पार्ट्स को कैसे जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से फिर ब्लड के थ्रू होते हुए लंग तक कैसे आता है। इन्हीं सब सिचुएशंस को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और लंग तो देखिए कुछ जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अदर एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या हैं, उनमें कैसे एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट होता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम एंड होप कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगा। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। तो अब छोटी कक्षाओं में भी पढ़े होंगे, उसी चीज़ को मैं एक बार और बताऊंगा। एक देखिए, हमको किसी भी डिफिनेशन में वैल्यू पॉइंट्स अगर हमको समझ में आ गया तो क्या इंपॉर्टेंट है। वैल्यू पॉइंट मतलब वो कौन सी चीज़ है जिसके इर्द गिर्द पूरा डिफिनेशन घूम रहा है। तो आप अगर इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए तो क्या है, रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है जिससे एनर्जी निकल रही है एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन वेरियस एक्टिविटी। तो अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी टू गिव एनर्जी, ये इसका वैल्यू पॉइंट है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम चलते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन पे। ये आप प्लांट में भी पढ़ चुके हैं बट आपको यहाँ पर एक बार और रिमाइंड करा दे रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन अब यहाँ पे नाम से ही जो है क्लियर है, आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। एरोबिक, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। या रिएक्शन में भी आपको ऑक्सीजन दिखाया गया है। और इसमें क्या बन रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड फार्म हो रही है और वाटर फार्म हो रहा है, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, इसको हमने प्लांट रेस्पिरेशन में डिटेल में समझाया है कि कैसे जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, दूसरे तरह का जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर देखिए एन एरोबिक यानी विद ऑक्सीजन, एन एरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन दिखाया गया है, यहाँ पर ग्लूकोज कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हो रहा है। और ये क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी यहाँ पर 2 होना चाहिए, 6 नहीं होगा, 2 होगा, इट शुड बी 2। और ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है, चाहे वो ऑर्गेनिक एसिड बने चाहे अल्कोहल बने। ठीक है, और एनर्जी रिलीज होगी। और हमने डिटेल में आपको प्लांट वाले रेस्पिरेशन में ये बता चुका है, इसके बारे में डिफरेंसेस जो है। एक डिफरेंस मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। आपको पता है कि हम लोगों के अंदर तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। जैसे कोई एक्वेटिक एनिमल है तो उसमें क्या होता है, तो यहाँ एक चार्ट मैंने दिया हुआ है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। आप देख सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसमें ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये इनके एग्जाम्पल्स है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो कुछ ऑर्गन, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म, अब एनिमल रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं इसलिए हम एनिमल ही का एग्जाम्पल देंगे। कुछ एनिमल्स में बॉडी सरफेस यानी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में बिहेव करता है। जैसे स्पॉन्जेज हैं, जैसे सीलेंट्रेट्स हैं, जैसे फ्लैट, सॉरी स्किन नहीं, बॉडी सरफेस, द होल बॉडी सरफेस बिहेव लाइक ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। कोई यहाँ पे स्पेसिफिक आपको नहीं मिलेगा। स्किन अलग है, क्यूटिकल, क्यूटिकल इसमें अर्थवर्म और इन हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन एक तरह की इनर्ट स्टेज है जब फ्रॉग अपने आप को
ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा ठंडी से बचाने के लिए वो को छुपा लेता है, ठीक है ना। तो उस समय इसमें रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रॉग में रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो टैडपोल स्टेज में गिल के द्वारा होगा, एडल्ट स्टेज में लंग के द्वारा होगा, और जब ये हाइबरनेशन स्टेज या एस्टिवेशन स्टेज में होगा, जिसको हम लोग इनएक्टिव स्टेज बोलते हैं, उस समय इसमें स्किन के द्वारा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रॉग में तीनों तरह का रेस्पिरेशन आपको पाया जाता है। अर्थवर्म में स्किन के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ट्रेकियल ट्यूब्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा ग्रुप है, क्लास है। तो इंसेक्टा में जो है वो ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रेकिया भी कह सकते हैं। और एक्वेटिक जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो आर्थ्रोपोड हो, चाहे मोलस्का हो, चाहे फिश हो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर गिल के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। बट रिमेंबर ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिस्पायर विथ गिल। जैसे व्हेल है, जो मैमल्स होते हैं ना, उनके अंदर तो लंग होता है, उनमें गिल नहीं होता है, तो वो लंग के द्वारा रिस्पायर करते हैं। लंग्स, यहाँ पे एन सॉरी छूट गया है। लंग्स जो है एक्चुअली टाइपिंग में एन नहीं आ पाता है, कभी कभी छूट जाता है। टेरेस्ट्रियल फार्म जितने होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, अभी फ्रॉग का भी बताया आपको, या स्नेक या अदर ऑर्गेनिजम्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, उनके अंदर जो है वो लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो होप आपको कि ये इसमें ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आर्थ्रोपोडा के कुछ और मेंबर्स होते हैं, जैसे फिश, स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन में बुक लंग्स के द्वारा होता है। तो ये मेन जो थे वो हमने आपको बता दिए। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग, चूँकि हमारा जो सिलेबस है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पर फोकस है, इसलिए हमने इसी को लिया हुआ है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांट करके इसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देखिए ये आप अगर आप देखें तो ये लंग है, और ये लंग के अंदर जो है ये एयर आ रहा है इनमें। तो लंग तो मेन ऑर्गन है, बट एयर यहाँ तक जो पहुँचती है, तो जो इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो ट्यूब्स होते हैं, उनको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या एक्सटर्नल नेयर, यानी जो नोज होता है, नोज की जो ओपनिंग होती है, उसको हम लोग एक्सटर्नल नेयर्स या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल कहते हैं। जैसे माउथ होता है तो माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी, सिमिलरली एक्सटर्नल लेयर ओपन इनटू नेजल चैम्बर। अच्छा, यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि नेजल चैम्बर में दो खास बात होती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। नेजल चैम्बर में हेयर्स पाए जाते हैं, आप देखेंगे आपके नाक के अंदर बाल है, देखिए बाल पाए जाएंगे। और उसमें एक और चीज़ होता है, उसमें म्यूकस सीक्रेट होता है। जब सर्दी होती है ना, कोल्ड जब हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा म्यूकस सीक्रेट होने लगता है, लेकिन नॉर्मल स्टेज में भी थोड़ा थोड़ा म्यूकस सीक्रेट होता है। प्रश्न ये है कि ये हेयर क्यों पाए जाते हैं, और ये जो म्यूकस सीक्रेट हो रहे हैं उनका क्या बेनिफिट है। तो देखिए, हेयर स्ट्रैप द जर्म्स, एयर के अंदर जर्म्स होते हैं, और इसीलिए जो है वो हमारे जब नोज के थ्रू जाते हैं तो जो म्यूकस लेडेड जो हेयर्स होते हैं वो उनको ट्रैप कर लेते हैं। और एक और चीज़, जो म्यूकस होता है, म्यूकस में एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया वो किल कर देते हैं। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है म्यूकस का, ये देखिए हम हर परिस्थितियों, हमारी बॉडी जो है, हम होम्योथर्मी से, होम्योथर्मिक एनिमल्स है, मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। देखिए जाड़े में बाहर का टेम्परेचर क्या है, ठंडा है। अब आप जब जाड़े में सांस लेंगे तो ठंडी हवा अंदर जाएगी, और वो ठंडी हवा जो म्यूकस के अंदर जो हीट होता है, दैट हीट वाज टेकन बाय द एयर, क्योंकि बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर के बराबर मेंटेन करके एयर का जाना ज़रूरी है, अदरवाइज हमको प्रॉब्लम होगी। और यही जब हम कोल्ड में बहुत ज़्यादा तक एक्सपोज हो जाते हैं तो ठंडा लग जाती है। तो उसमें यही होता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं हमारी बॉडी के अंदर जा करके हमारी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब करती है। तो नॉर्मल वे में क्या होता है कि म्यूकस के अंदर जो हीट होती है, एंड व्हेन एयर इंटर थ्रू द एयर, म्यूकस के अंदर जो हीट होती है दैट वाज गिवन टू द एयर, एयर बॉडी टेम्परेचर के बराबर मेंटेन हो जाती है, फिर बॉडी के अंदर जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो दो रोल याद रखिएगा, हेयर का रोल क्या है, टू ट्रैप जर्म्स, और म्यूकस का रोल क्या है, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ एयर अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। Pharynx, it is a simple opening common in digestive system, and एक प्लेस है ओपनिंग
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ट्रेकिया जो है, आप देखिए, आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ से ट्रेकिया ये है। अब आपको अभी हम स्ट्रक्चर में दिखाएंगे, वहाँ समझाएंगे भी। पहले पार्ट्स के नाम देख लेते हैं। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल, ये पार्ट ये ट्रैक्ट है। अब ट्रेकियोल जो है इस तरीके से लंग के अंदर इंटर हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया। और ये आर्गन है, इसको रेस्पिरेटरी आर्गन, दैट इज लंग। ह्यूमन बींग्स में लंग होता है। लंग के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग प्लूरा कहते हैं, एंड दो मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड भरी होती है, ठीक है। और ये एक जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम लोग, जो आउटर लेयर होती है उसको हम लोग पेराइटल प्लूरा कहते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम लोग विसरल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, विसरल प्लूरा होता है, ठीक है। अच्छा, ये लंग की पोजीशन कहाँ होती है, तो लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरैकिक चैम्बर, थोरैकिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, एंड विच इज एनाटोमिकली एन एयर टाइट चैम्बर होता है। तो होप कि आप समझ में आए होगा। चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। देखिए, ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में हम देखेंगे कि क्या है। जो पार्ट्स आपको बताया उसको देखिए। सबसे पहले ये नेजल, ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, नेजल चेम्बर है, और इसकी जो ओपनिंग है ये नॉस्ट्रिल है। तो नॉस्ट्रिल से एयर कहाँ गई, नेजल चेम्बर में। फ्रॉम एयर या ट्रेकिया है, ट्रेकिया से, सॉरी ट्रेकिया कह रहे हैं, फेरिंग्स है। आप यू कैन सी ईयर, ये दिस पार्ट इज फेरिंग्स, दिस पार्ट इज फेरिंग्स, इतना जो है, ठीक है। तो फेरिंग्स से एयर, यहाँ पर ये आप देखिए, फेरिंग्स से आगे जब एयर जो है ट्रेकिया के अंदर इन हो रहा है, यहाँ पर एक कवरिंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईपीग्लॉटिस। ईपीग्लॉटिस जो है, इट फैसिलिटेट द एयर टू इंटर इनटू ट्रेकिया ऑलवेज, हमेशा ओपन रहेगा। जो यहाँ का जो माउथ ओपनिंग होगी वो ईपीग्लॉटिस से ओपन होगा। बट इसी के पैरेलल आप देखिएगा कि एक फूड पाइप भी है, यूसोफेगस को ये ईपीग्लॉटिस कवर किए रखता है, ठीक है ना। कब खुलता है ये तब खुलता है जब हम भोजन या पानी रिसीव करते हैं। और कभी जल्दी जल्दी में अगर हम भोजन पानी लेना शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी में पानी पीते हैं, और वो वाटर अगर ट्रेकिया के अंदर चला जाता है तो हमको खांसी आने लगती है, क्योंकि ट्रेकिया इज नॉट मींट फॉर वाटर, वो एयर के लिए है। अगर उसमें वाटर या भोजन का थोड़ा भी टुकड़ा चला गया तो रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा उसका बाहर आना जरूरी है, और इसीलिए खांसी आती है, ठीक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक आप यहाँ पर देख सकते हो कि ट्रेकिया के वाल पर, यहाँ पर ट्रेकिया के वाल पर, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई है, इनके वाल पर आपको सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जा रही है। देखिए, ट्रेकिया है, विंड पाइप भी इसको हम कहते हैं, और इसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? एक्चुअली ये जो ट्रेकिया और ब्रोंकाई है, ये जो है, इनके ये ओपन एक मतलब ट्यूब होती है, थीन वाल ट्यूब होती है, और ऐसा हो सकता है कि इन एब्सेंस ऑफ एयर दे में स्टिक विथ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, चिपक सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए एक कार्टिलेजिनस रिंग होती है। यानी कार्टिलेजिनस रिंग का रोल क्या है? कार्टिलेजिनस रिंग प्रोटेक्ट द ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड अदर पार्ट टू कोलैस्प विथ ईच अदर, ये इसका रोल है, ठीक है ना। और एयर की जो कॉन्टीन्यूटी है, जो उसका कॉन्टीन्यू फ्लो जो एयर का है वो मेंटेन रहे, इसलिए इसका बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ लंग देखिए, दिस वन इज द राइट पोजीशन में है तो राइट लंग हो गया, दिस वन इज द लेफ्ट लंग, ठीक है। अब इसमें क्या खास बात होती है, देखिए जो ट्रेकिया इट इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, देन सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई। अब टर्शियरी ब्रोंकाई फिर आगे जाके ब्रोंकियोल में डिवाइड हो जाएगा, एंड ब्रोंकियोल इज डिवाइडेड इनटू एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई, ठीक है। ये एल्वियोलाई पूरे लंग्स के अंदर क्या होता है, एक्सपेंडेड होता है। ये टोटल अगर ब्रोंकाई की एरिया को देखा जाए तो एक टेनिस कोर्ट के बराबर, जो लॉन टेनिस कोर्ट होता है ना, देखा होगा आपने, रोजर फेडरर और सानिया मिर्जा को खेलते हुए देखा होगा। तो लॉन टेनिस कोर्ट का जितना एरिया होता है उतना एरिया अगर सारे एल्वियोलाई को एक्सपेंड कर दिया जाए तो उतना एरिया होगा। यानी हमारे लंग में लंग एल्वियोलाई इतना एरिया एक्सचेंज ऑफ एयर के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, बहुत लार्ज सरफेस होता है, ठीक है।
और एल्वियोलाई की एक तो विशेषता हो गई लार्ज सरफेस एरिया। दूसरा विशेषता ये होती है कि इट इज़ हाईली वेस्कुलराइज यानी रिच ब्लड सप्लाई होती है। और तीसरी इसकी खास विशेषता होती है कि ये थीन वाल्ड होते हैं। ये रिमेंबर याद रखिएगा, तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन? लार्ज सरफेस एरिया, रिच ब्लड सप्लाई और थीन वाल्ड। अब प्रश्न उठता है ये क्यों ऐसा होता है? इट मैक्सिमाइज फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैस। भाई जितना एरिया सरफेस ज़्यादा होगा उतना जो है एक्सचेंज ज़्यादा होगा, जितना रिच ब्लड सप्लाई होगा उतना जो एल्वियोलाई से ब्लड जो है एयर जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और जितना थीन वाल्ड होगा उतना जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो कम होगा। तो ये लंग एल्वियोलाई की खास बात होती है और ये एडाप्टेशन भी होता है। नॉट ओनली लंग एल्वियोलाई, जितने रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं सब में ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ एक और स्ट्रक्चर है जिसका आगे जिक्र आएगा, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। ये नीचे, ठीक है ना, और ऊपर मूव कर सकता है। इस मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने अभी डिस्कस किए थे उन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हैं। उसको जो एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूँ बट एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ। नेजल चेम्बर हैज हेयर्स एंड सीक्रेट म्यूकस। आपने इसका एक्सप्लेनेशन आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ट्रेकिया है सी शेप कार्टिलेजनस रिंग, ये भी बता चुका हूँ। इपिग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, ठीक है। यानी जब हम फूड और वाटर लेते हैं तो जो इपिग्लॉटिस है वो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है उसको बंद कर देता है ताकि उसके अंदर फूड या एयर न जाए। और ट्रेकिया में ही आगे लैरिंग्स होता है, साउंड बॉक्स। अच्छा, द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इज हाईली वेस्कुलराइज। इसके अलावा हमने तीन और कैरेक्टर आपको बताए थे। तो इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर डायग्राम से शो किया जा रहा है। ये देखिए, ये रेड कलर का ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ करके कैपिलरीज में डिवाइड हो रहा है, पूरे लंग्स को ब्लड सप्लाई कर रहा है और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा भी रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर सी शेप्स कार्टिलेजनस रिंग्स है। और यहाँ पर आप देखिए ये इपिग्लॉटिस क्या कर रहा है कि जो इट ऑलवेज कवर्स द ग्लॉटिस, जो फूड जो अंदर जाता है, फूड के अंदर फूड की जो पाइप होती है उसको कवर किए रखता है। लेकिन जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, व्हेन वी टेक फूड, देन इट क्लोज द ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसके बाद से नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए ये हम तीनों स्टेप से सारे स्टेप से इस बार दिखा दे रहे हैं। एनिमल रेस्पिरेशन में ये 4 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। प्लांट रेस्पिरेशन में आपने देखा केवल सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो इसलिए हमने प्लांट रेस्पिरेशन में केवल सेलुलर रेस्पिरेशन का जिक्र किया था। यहाँ पर ये 3 जो पार्ट्स है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये पेकुलियर फीचर है एनिमल रेस्पिरेशन का। तो हम इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल इन्हीं ब्रीदिंग, डिफ्यूज़न और ट्रांसपोर्ट का जिक्र करेंगे, क्योंकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन आपने जो प्लांट में पढ़ा है ना, एग्जैक्टली सेम होता है एनिमल के अंदर, इसलिए इसको दोबारा हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग क्या होता है? जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, बाबा रामदेव का देखा होगा आपने, एक बार वो नाक बंद करके सांस लेते हैं, फिर दूसरे नाक से सांस निकालते हैं। तो जो सांस को जो अंदर लिया जाता है, ठीक है, और बाहर निकाला जाता है, दोनों एक्टिविटी को कंबाइनली हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसमें ब्रीदिंग में क्या हो रहा है। ब्रीदिंग में यू कैन सी हियर कि मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, मतलब एक बार ये लंग है तो एक बार एयर का अंदर आना और फिर एयर का बाहर जाना, ये दोनों एक्टिविटी को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। इज कैरिड आउट क्रिएटिंग ए प्रेशर। इसमें इससे क्या होता है ना कि इसके अंदर ये कैसे होता है इसको हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे। बस ये याद रखिए कि क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग एंड गोज आउटसाइड द लंग इज कॉल्ड ब्रीदिंग।
इसके बाद से इसमें आप देखिए, इसमें दो स्टेप है, आपने देखा एक बार क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन, इनहेलेशन भी कह सकते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ये क्या है? इनटेक ऑफ एयर, मतलब बाहर से एयर का कहाँ जाना, लंग के अंदर आना। और दूसरा जो स्टेप है एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन, इसमें एयर एक्सपेल्ड आउट होता है, इसको बाहर की तरफ बाहर निकाल दिया जाता है। ये प्रेशर ग्रेडियंट की बात अभी मैं करूँगा आगे। देखिए इसके बाद से क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। अब यहाँ आ गया बात, ये ब्रीदिंग, ये डायग्राम है, आप देख सकते हो। पहले मैं डायग्राम से आपको समझा दूँ, फिर ये स्टेप्स हम लोग देख लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है इसके अंदर, देखिए ये एयर, इससे एयर इन होता है, ठीक है। यू कैन सी एयर इन हो रहा है, लेकिन कब इन होगा, इसके लिए आप पहले इसकी बाउंड्री को समझना होगा। देखिए ये क्या है, लंग, ठीक है। लंग के चारों तरफ आप ये कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग थोरैकिक कैविटी कहते हैं। थोरैकिक कैविटी नीचे की तरफ डायफ्राम से बाउंडेड है, और ये रिब्स और स्टर्नम से साइड्स में, इधर वर्टिब्रल कॉलम है, ऊपर ये गलेट है, ठीक है। ये बाउंड्री हो गई। तो आप देख सकते हो इधर क्या है, रिब्स है, और स्टर्नम, स्टर्नम जो हमारी सीने के अंदर, जो ब्रेस्ट के अंदर, जो चेस्ट के अंदर बीच के जो चौड़ा पट्टी होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। और रिब्स तो होता ही, आप देखते हो पसली की हड्डी जिसको बोलते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है कि ये जो रिब्स है और ये डायफ्राम है, इनके मूवमेंट की वजह से ये जो थोरैकिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। अब कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसको ज़रा देखने की कोशिश कीजिए। देखिए रिब्स में मसल्स होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं इंटरकास्टल मसल। क्या कहते हैं? इंटरकास्टल मसल्स। और ये डायफ्राम है, ये मस्कुलर डोम स्ट्रक्चर होता है, डोम टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इंस्पिरेशन कब होगा, ये ध्यान रखिए। डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, जब डायफ्राम नीचे की तरफ मूव होगा, और रिब्स मूव अपवर्ड। रिब्स में जो इंटरकास्टल मसल होती है, जब उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये बाहर की तरफ मूव करती है। अब देखिए ये नीचे की तरफ मूव होगा, ये ऊपर की तरफ मूव होगा, तो यहाँ पर जो थोरैकिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अच्छा आप बताइए, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बॉयल्स लॉ के अनुसार अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, यहाँ प्रेशर कम होगा। और जब प्रेशर कम होगा तो उस यहाँ पर जो एयर है, एक सक्शन डेवलप होगा, दैट सक द एयर फ्रॉम आउटसाइड, तो एयर अंदर की तरफ रश करेगा। फिर से एक बात देखिए, डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड, डायग्राम से देख सकते हैं, डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड, रिब्स मूव अपवर्ड। रिजल्टेंट क्या हो रहा है, थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो एयर बाहर से रश होगा। बस सिंपल इंस्पिरेशन का मैकेनिज्म है। आप यहाँ से देख सकते हो, मैंने इसी चीज़ को लिखा है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इन मसल। इसमें मसल होती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके वजह से ये और ये दो फैक्टर। आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स, ये रिब्स के अंदर आउटवर्ड मूवमेंट हो रही है, तो ये कंबाइंड दोनों मूवमेंट की वजह से यहाँ पर थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी इंक्रीजेज। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग का प्रेशर क्या होगा, कम। वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग एक्सपेंड होगा, अपने आप भाई ऑक्यूपाई करेगा, तो उसमें जो है क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होगा। यानी यहाँ प्रेशर कम होगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, यही प्रेशर ग्रेडियंट है। तो अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट वाटर का एयर का मूवमेंट होगा। प्रेशर यहाँ कम है, बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ क्या होगा, एयर ऑटोमेटिकली मूव करेगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, इसको हम कहते हैं। अब इसके बाद इसी का उल्टा एक्सपिरेशन होगा। एक्सपिरेशन है एक्सहेलेशन। जैसे इसमें देखिए रिब्स जो है अब ऊपर जा रही है, सॉरी ये डायफ्राम ऊपर की तरफ मूव होगा। देखिए जो इंस्पिरेशन है वो तो एक्टिव प्रोसेस था, उसमें तो मूवमेंट, ये तो आप ऑटोमेटिकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाएंगे डायफ्राम, तो डायफ्राम अपवर्ड मूव होगा, रिब्स डाउनवर्ड मूव होगी। तो यहाँ पर दोनों के मूवमेंट से अब यहाँ पर जो थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम है दैट विल डिक्रीज, और जब डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो एयर, अब बाहर की तरफ प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, एयर बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट होगा। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसी चीज़ को लिखा है, आपको आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसे बनाया हुआ है। जो डायफ्राम का मूवमेंट कहाँ होगा,
ये अपवर्ड मूवमेंट होगा, कॉपी किया तो वहाँ से ये चला आया है, अपवर्ड मूवमेंट होगा इसका। और ये सही है इनवर्ड मूवमेंट, ये अपवर्ड याद रखिएगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। और यहाँ पर डाउन, ये नीचे की तरफ मूवमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी डिक्रीज है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये लंग्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, लंग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एयर एक्सपेल्ड आउट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको एक दो बार समझिए, सुन लीजिएगा तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद से कुछ टेक्निकल टर्म्स जो है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है, जो हम लोग एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो उसमें कुछ ये टर्म्स यूज होते हैं। जैसे सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। अब अगर हम नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए एयर को हम इनहेल कर रहे हैं, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और प्राणवायु यानी टाइडल वॉल्यूम उसको कहते हैं। और इसकी मात्रा जो है वो 500 ml होती है। नॉर्मली एक हेल्दी पर्सन में 500 ml होती है, ठीक है। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब आप डीप सांस लें, गहरी सांस लीजिए, ठीक है। तो गहरा जब आप सांस लेंगे तो ज़्यादा आप एयर को क्या करेंगे, अपने अंदर लेंगे। तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर, जो लेता है फोर्सिबल रिस्पिरेशन में, तो उसको हम लोग कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आप इंस्पायरेटरी से याद रखिए कि आप डीप इंस्पायर कर रहे हैं, तो जितना एयर आपके लंग्स के अंदर इन हो रहा है उसको हम लोग इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV कहते हैं। और ये है 2500 to 300 ml। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए एडिशनल वॉल्यूम, आप एक्सपायर करेंगे तो आप एयर कुछ बाहर निकालेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या IRV ERV कहते हैं। ये 1000 ml से लेकर 100 ml तक होता है। इसके बाद से रेजिडुअल वॉल्यूम। देखिए आप डीप एक्सपायर के बाद भी, फोर्सिबल एक्सपायर के बाद भी लंग से पूरा एयर बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो एयर आपके लंग में रह ही जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम यानी RV। एंड वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायर इज कॉल्ड RV। एंड ये 1000 ml से 1200 ml होता है, ये याद रखिएगा इसको। अब इन्हीं जो डाटा है ना, इसी को कुछ जोड़ घटा करके कुछ और वॉल्यूम्स जो है बनाए गए हैं कैपेसिटी, जैसे इंस्पायर कैपेसिटी। अब इंस्पायर कैपेसिटी क्या होता है, आप देखिए यहाँ पे TB टाइडल वॉल्यूम और IRV को जोड़ दीजिए तो क्या बन गया, इंस्पायर कैपेसिटी। इतना एयर हम भाई टाइडल एयर भी लेते हैं नॉर्मल में, अब जब हम फोर्सिबल इंस्पिरेशन करेंगे तो TB तो आएगा ही, यानी टाइडल वॉल्यूम, और उसके साथ IRV, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हो गई। इसी तरह से एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम आप यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालेंगे और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकालेंगे, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगा। इसके बाद ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी 500 वॉल्यूम निकालने के बाद भी जो बच जाएगा वो क्या बनेगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअरी वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, ये पूरे टोटल लंग की कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम हम कितना एयर लंग के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपिरेशन इज, इसमें ERV प्लस TB प्लस IRV को जोड़ा गया है। ये इसमें दिया नहीं है, लेकिन 5500 ml ये वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको करेक्शन करना चाहूँगा। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विथ ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन में जितना वॉल्यूम हम ब्रीथ करते हैं वो क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी होगा। एंड दिस इंक्लूड IRV, TB एंड IRV, ERV, TB एंड IRV। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग। पहले मैंने इसको बता दिया था, सॉरी, तो इसको रिपीट कर रहा हूँ। ये जो वाइटल कैपेसिटी के बारे में जो पहले बताया था, अभी ये लंग कैपेसिटी के बारे में, टोटल लंग कैपेसिटी
को एक्सप्लेन कर दिया था। तो वाइटल कैपेसिटी जो फिर से मैं बता दूं, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन आपने फोर्स्ड एक्सपिरेशन किया तो आप जो एयर जितना वॉल्यूम फोर्स्ड एक्सपिरेशन में बाहर निकल गया, दिस इंक्लूड, तो इसमें क्या आएगा, ये ERV, TB एंड IRV आएगा। अच्छा, टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इसमें क्या होगा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेटेड इन द लंग एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। आपने डीप सांस ले ली और सांस लेने के बाद से जो एयर कितना लंग के अंदर एयर एकोमोडेट हुआ, टोटल लंग जो एयर प्रेजेंट इन द लंग आफ्टर फोर्स्ड इंस्पिरेशन, उसमें RV, ERV, TB, IRV आएगा। तो ये 500 ml के करीब होता है, 5500 ml के करीब होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। सेकेंड पार्ट का वेट कीजिए, उसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज और कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना। एक आपसे अपील है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी जो भी वीडियो हम बनाते हैं आपके अगर काम का है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको समय से मिलता रहेगा। अदरवाइज एज यू थिंक। ओके, थैंक यू वेरी मच।